गुड इवनिंग। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स एक रूल है, सेपरेट रूल है, जिसका पिछले कोई कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कि इनफैक्ट पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी ज्यादा लेना देना नहीं है, इतना इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, पहले याद रखो कि रूल कब अप्लाई होगा। रूल अप्लाई तब होगा जब देयर इज ओनली वन डेटर, वन क्रेडिटर, बट मोर डेट्स। ये क्लियर है? डेटर है कि क्रेडिटर है कि तुमको डेटर क्रेडिटर में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, वो अच्छे से पता है ना? उसको बैलेंस शीट में किधर लिखते हैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, ये पता है ना? नहीं पता? हाँ ओके, चलो मैंने तुमको लोन दिया है, लोन दिया है तुमने, मैंने तुमको, तुमने बोरो किया है, तो डेटर कौन है? शाबाश। भाई तभी तो पूछा मैंने क्वेश्चन। ले तुमको अकाउंट्स में 2 साल पढ़ रहे हो, तुम लोग अकाउंट्स में सो कॉल्ड स्मार्ट, मतलब बेस्ट स्टूडेंट्स हो, आई अज्यूम, क्योंकि अकाउंट्स अच्छा है तो इसीलिए लिया, राइट? डेटा का मतलब ये नहीं पता तुमको, डेटा का ट्रीटमेंट पता है कहाँ पे होते हैं, तुम कॉन्सेप्चुअली नहीं करते। डेटर को पता है जिसने लोन लिया है, वो जो रिपे करने वाला है, तो सब असेट्स में क्यों दिखता है? वो क्रेडिटर के बुक्स में डेटर असेट्स में दिखता है, डेटर के बुक्स में उसका लाइबिलिटी दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो जिसके वो सर पे उधार है वो कौन है? डेटर है। और जिसने उधार दिया है वो कौन है? समझ में आया? ये तो अकाउंट्स के लिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, अकाउंट्स के लिए बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो तुम पार्टी पेइंग, पार्टी रिसीविंग भी लिख सकते हो। नहीं समझा? अरे इसमें पार्टी पेइंग लिख सकते हो, इसमें पार्टी, तो इसमें और कंफ्यूजन नहीं है। तुम पार्टी पेइंग, पार्टी रिसीविंग लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। डेटर क्रेडिटर का मेन कंफ्यूजन अगर तुम नहीं क्लियर हो, तुम्हारा प्रॉब्लम किस में होगा? लॉ में नहीं होगा ज्यादा, वो भी एक क्वेश्चन में आता है खाली। किधर होगा? अकाउंट्स में होगा। वाह रे, डेटर नहीं पता। सर ये पता है सर कि वो असेट्स में आता है, वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं। डेटर कौन होता है वो तो पता हो पहले, फिर बाद में पता हो कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। क्लियर है? मतलब डेटर एक है, क्रेडिटर एक है, लेकिन डेट्स एक से ज्यादा है। तो सपोज कुछ ऐसा है कि एक डेट जैन में है, एक फेब में है, एक मार्च में है, एक अप्रैल में है, और नंबर अमाउंट भी अलग अलग है। जरूरी नहीं है ना कि पहले जैन का पेमेंट हो। तो किसकी मर्जी होगी कि कौन सा पेमेंट पहले हो, डेटर की या क्रेडिटर की? क्वेश्चन समझा? एक कोई छोटी सी अमाउंट दे दी, ऐसी कुछ भी अमाउंट है, इधर 800 है, इधर 700 है, इधर 500 है, इधर 200 है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब डेटर के पास जैसे पैसे आएंगे वो धीरे धीरे सब अमाउंट सेटल करेगा, पे ऑफ करेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर डेटर ने बोल दिया कि अच्छा सुनो, अब डेटर के पास जितने पैसे कितने हो सकते हैं, दोनों में से सिलेक्ट कौन करेगा कि कौन सा डेट पहला जाएगा? अच्छा पहले ये बता दे, तो अप्रोप्रिएशन का मतलब सिलेक्शन है। ये पहले मीनिंग लिख लो बाजू में, या ऊपर लिख दो कहीं पे, अप्रोप्रिएशन मीन्स सिलेक्शन। हाँ, ये क्लियर है? कौन डिसाइड करेगा? डेटर डिसाइड करेगा, क्रेडिटर नहीं डिसाइड करेगा। डेटर बोल सकते, डेटर डिसाइड करेगा। अब पूछ नहीं रहा हूँ, डेटर डिसाइड करेगा। वो बोल सकता है कि मुझे पे करना है 200 रुपए का, तो ये इसमें से क्यों करूँ? मैं पहले कौन सा सेटल करूंगा? अप्रैल का, फिर बाद में मैं फेब का सेटल करूंगा, फिर बाद में मैं जैन का सेटल करूंगा, फिर मार्च। यही मर्जी। तुमको किससे मतलब है क्रेडिटर, तुमको किससे मतलब है? पैसे से। तो पहले अप्रैल का करेंगे और बाद में फेब का करेंगे तो क्या जाता है? समझ में आया? तुमको अल्टीमेटली सारा पेमेंट मिल जाएगा, बुद्धि में जा रहे हैं बस। नेक्स्ट, तो हु विल डिसाइड अप्रोप्रिएशन बाय हुम? तो बाय हुम लिख देंगे, बाय हुम, बाय हुम कौन करेगा?
डेटर करेगा। अगर डेटर नहीं करता तो कौन करेगा? तो कौन करेगा? इफ नॉट बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर शॉर्ट में। अगर दोनों ने नहीं डिसाइड किया तो बोला तुम डिसाइड कर लो, कैसे करोगे? नहीं 200 नहीं है, कौन सी भी अमाउंट। हाँ हाँ, तो पहला कौन सा जाएगा पेमेंट? जैन पेमेंट, ठीक है। तो ऑर्डर सीक्वेंस, सीक्वेंस और ऑर्डर, उसमें कुछ अलग दिया होगा मॉडल में, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसको ना अकाउंटिंग लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं, सुना होगा तो। ये सुना है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, खत्म। पेपर में नहीं लिखना है, लेकिन अपने को समझने के लिए फीफो, जो डेट पे है वो पहले जाएगा। ये क्लियर है? जी मैंने अब ये डेटर डिसाइड करेगा ना, ये रूल क्लेटॉन में हुआ था, तो उसको ना क्लेटॉन्स केस बोलते हैं। अगर पहले सीपीटी के मॉड्यूल में था, अभी सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में नहीं है, तो लिख लेंगे ना क्या हो जाता है इसको। हाँ, इस रूल को कुछ मत एक्सप्लेन करना, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, खाली ब्रैकेट में क्लेटॉन्स केस लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा विचित्र पार्ट, थोड़ा ट्रिकी पार्ट। अगर दो डेट्स, ये एग्जांपल नहीं करते, दूसरा करते हैं, इसको बाजू में रखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने ऐसे ही बोला था बस। दो डेट्स एक ही डेट, एक ही डे पे है, एक ही डे पे है। से फॉर एग्जांपल एक 700 रुपए है, उसी दिन दूसरा डेट 500 रुपए का है, तो टोटल कितना होता है? 1200 होता है। डेटर के पास 600 रुपए है, तो डेटर ने 600 रुपया पे किया, और डेटर ने डिसाइड किया ना क्रेडिटर ने डिसाइड किया, तुमको बोला कि तुम डिसाइड करो, कैसे करोगे? तो पूरा कटेगा और 100 कटेगा, पक्का? पहले 700 है तो नहीं, पहले 700 नहीं है, दोनों एक ही डे पे। तो सर 9 बजे कौन सा हुआ, 12 बजे कौन सा हुआ, ये नहीं देखने का, दोनों एक ही डे पे। 600 बाकी कर दो, सोचो। पहली बार सुना मैंने कि पूरे बैच में सबका आंसर रॉन्ग है। आप पे करेगा, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, या दोनों को कैसे भी ट्रीटमेंट दोगे चलेगा? तुम्हारे पास आया ऑप्शन, कुछ जस्टिस वगैरह नाम की चीज है क्या? नहीं, ये तो ये डिसाइड करेंगे, तुम क्या डिसाइड करोगे? ऐसे डिसाइड करो। तुमको बोला गया कि 600 रुपए डेटर को देना है, दो डेट्स है, समझा नहीं? क्या क्या? 700 में से, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पागल, 350 तो जरा राइट है, जरा राइट है। 350 एंड 300 देंगे तो 500 खुश हो जाएगा, 700 तो बुरा लगेगा ना, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ ना। अरे भाई 500 में 300 और 700 में 300 एक ही हुए, इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, दोनों में फर्क है, बस इंग्लिश के चोचले नहीं, दोनों में फर्क है, इक्वल में और इक्विटेबल में फर्क है, ये इक्विटेबल है, ये इक्वल नहीं है, और इक्विटेबल इज ऑलवेज बेटर देन इक्वल। 300 दे देंगे तो कैसे होगा? अब एक किसी माँ का एक बच्चा 12 साल का है और दूसरा बच्चा 5 साल का है, तो दोनों को क्या इक्वल खाना देंगे? तुमको खाना पड़ेगा, मैं दोनों में कभी कम ज्यादा नहीं करती, तुमको भी उतना ही खाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। या उल्टा 5 साल में जितना खाया उतना ही 12 साल वाले को दे देंगे, चलेगा? नहीं, इक्विटेबल देना चाहिए, 12 साल के हिसाब से उसको जितना, समझा कुछ? तो एक 7 साल का है, 5 साल का है, दोनों को इक्वल थोड़ी देंगे, इक्विटेबल देंगे, आ गया।
ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सिमिलर, मतलब सीपीटी में था, सीए फाउंडेशन में नहीं है, लेकिन पूछ सकते क्योंकि सीपीटी में था इसलिए। तो वो क्या लिखेंगे बताया, इफ टू डेब्ट्स बोल रहा हूँ अभी फिलहाल क्योंकि सीए में हूँ, आर ऑन सेम डेट, या डे लिख दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, देन व्हाट, proportional appropriation। एरो कर रहा हूं मैं, मतलब इसमें क्या होगा, तो भाई प्रोपोर्शनल अप्रोप्रिएशन कर दो और उसका एग्जांपल लिख दो, बात खत्म कर दो। अब एग्जांपल तो तुम तुम्हारा भी बना सकते हो, कैलसी तो होगा तुम्हारे पास, तो तुम तुम्हारे हिसाब से कोई एग्जांपल सेट करो, लेकिन ये कवर करोगे तो एक नेक्स्ट लेवल पे इंप्रेशन जाएगा। डन, नो डाउट। अप्रोप्रिएशन खत्म, अप्रोप्रिएशन मीन सिलेक्शन। अप्रोप्रिएशन एक कॉन्सेप्ट में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आएगा, पर वो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स होगा, पर वर्ड याद रखो, अप्रोप्रिएशन मींस सिलेक्शन। कभी आया अकाउंट्स में यूज वर्ड हुआ है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स वगैरह, ऐसा नहीं ना, अगर हाँ बाय अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसका इससे कुछ कनेक्शन है या नहीं मुझे नहीं समझ में आया, थोड़ा सिमिलर है लेकिन वो सेम नहीं है। यहाँ पे प्योरली उसका मीनिंग क्या है, सिलेक्शन, वहां पे वो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, वहां पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अलग हो सकता है, जेनेरिक टर्म है थोड़ा अप्रोप्रिएशन, तो वहां पे थोड़ा अलग मीनिंग हो सकता है। क्लियर, खत्म, चल एक बहुत इंपॉर्टेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यूनिट 4 का हटाओ। वो आ सकता है 700-500 वाला केस भी शायद आ सकता है, तुमको जज करने को बोल देंगे कि तुम करोगे, ना डेटर ने डिसाइड किया ना क्रेडिटर ने डिसाइड किया, तुमको बोला है डिसाइड करने को, वो इक्विटेबली करने को। अब छोटी मोटी चीजें है पूरा लेक्चर जाएगा आज कंप्लीट होना चाहिए। इम्पॉसिबिलिटी तो हो गया था ना, कल में करवाया था ना इम्पॉसिबिलिटी, छोटे मोटी चीजें बात, रेसिप्रोकल बाकी है।
थोड़ा मेरी तरफ से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बताता हूँ। कल के लेक्चर में मैंने जो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बोला ना, था ना, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी बोला ना, इनिशियल मतलब सॉरी, अवॉइड बिफोर आफ्टर बोला ना, वो एक्चुअली ना डिस्चार्ज में आफ्टर वाला होगा, बिफोर वाला नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन किया था तो वैलिड था, बाद में इम्पॉसिबल हो गया, इसलिए क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो वो जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा प्रीवियस वाला पार्ट है, वो मैं आज के लेक्चर में करवा, तो उसका टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरी तरफ से कंफ्यूजन हुआ है, मेरी तरफ से हुआ है, वो आज मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ना लास्ट लेक्चर, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज में इम्पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट आता, चेक करो, वो इम्पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज आफ्टर वाला इम्पॉसिबिलिटी, बिफोर वाला नहीं। तो सर वो आपने बताया वो क्या था, वो एक्चुअली दूसरे पार्ट का था, वो मेरी तरफ से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, अभी मुझे स्ट्राइक है कि वैसा कैसे किया मैंने। ऑलवेज कौन सा, आफ्टर, ऑलवेज आफ्टर लिख दो, ऑलवेज आफ्टर, बिफोर भी हो सकता है ना इम्पॉसिबिलिटी, लेकिन उसको डिस्चार्ज में नहीं लिखने का, तो वो डिस्चार्ज वाला पार्ट नहीं है, वो कोई दूसरा वाला पार्ट है, वो उधर कट करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, वो एक दूसरा वाला क्वेश्चन में हो जाएगा पार्ट कवर, लेकिन फिलहाल ये परफेक्ट, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन किया था तब वैलिड था, अब इम्पॉसिबल हो गया तो पार्टीज क्या हो गए, डिस्चार्ज। तो पूरा में ये आधा थोड़ा गलती हुआ है मेरे से, थोड़ा ज्यादा थक गया था, तो पता नहीं कुछ, एक्सक्यूज नहीं है, वो बोल दिया बस। परफॉर्मेंस ऑफ क्या लिखा है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मिला, वो आज कर लेते, उसमें इम्पॉसिबिलिटी है। रेसिप्रोकल, व्हाट इज रेसिप्रोकल, बहुत खींच के कॉन्सेप्ट दिए, कुछ भी दम नहीं है उसमें, पहले 3-4 कॉन्सेप्ट में। रेसिप्रोकल का पहले मतलब बता रहे तो मगजमारी नहीं चाहिए। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस मतलब प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस, इस हाथ से दे, इस हाथ से ले, खत्म, मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगी, रेसिप्रोकल। अब पेपर में तो नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, लेकिन यही है रेसिप्रोकल, इतना सिंपल, हाँ इतना सिंपल। तो हर ट्रांजैक्शन में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते ही है, हाँ हाँ, सीओडी रेसिप्रोकल ही है, तुम गुड्स लेके आओगे तो हम पेमेंट दे देंगे, तो पेमेंट देना इज प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड, एंड गुड्स डिलीवर करना इज प्रॉमिस फ्रॉम योर एंड, सिंपल, डन। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, प्रॉमिसर भी मतलब, इसलिए मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बोला था कि ये गलत फहमी है सी इंस्टीट्यूट की कि एक ही बंदा प्रॉमिसर होता है, दोनों हो सकते हैं प्रॉमिसर, इट्स हमारे ऊपर है कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो सेलर प्रॉमिसर है, पेमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे तो बायर प्रॉमिसर है, बराबर ना। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, फर्स्ट पॉइंट क्या है, promiser not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform, बराबर, तो तुम जब तक कैश नहीं दोगे तब तक मैं गुड्स नहीं दूंगा, तो कैश तो लेके आओ, बाद में गुड्स लेके जाओ। अब अभी मैं हेलमेट परचेस करके आया, तो मैं ऐसे ही बोल दूं कल पेमेंट करता हूँ, छोड़ेगा क्या, नहीं, तो तुम कैश लेके आओ, मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तो लेके आओ, मेरे पास जीपे था, पैसे नहीं है मतलब कंगाल नहीं हो, तो मैं बोल दिया पेटीएम है क्या, हाँ पेटीएम है ना, हाँ तो नहीं तो दे देगा क्या, हेलमेट नहीं देगा, तो अगर मैंने उसने वादा किया तो स्टिकर निकाल के सब रेडी रखा था, स्टिकर्स वगैरह होते हैं ना, वो सब निकाल के रेडी रखा था, अब मुझे स्ट्राइक हुआ कि मेरे वॉलेट में कैश नहीं है, तो मैंने उसको बोल दिया क्या करे अभी नहीं है, हाँ तो कल लेके जाना, कल लेके जाना मतलब कल आना, आज ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो गया, अभी क्या कर सकते हो, तो ही इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द हेलमेट टू मी, although he has promised to give me still, because that depends on my payment, तो वही पेमेंट करो, हेलमेट लेके जाओ, इतना सिंपल, हाँ इतना सिंपल, तो इतना क्यों दिया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, एक लाइन कर लो बस खत्म करो, वो भी एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रॉमिसर एक पर्सन तभी अपना प्रॉमिस पूरा करेगा जब दूसरा पूरा करे, खत्म। सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल चाहिए तो बाद में घर पे पढ़िए ना, मैं नहीं पढ़ूंगा अभी। सेकेंड,
एनालिसिस में से पढ़ोगे किधर भी चलेगा। सेकंड पॉइंट क्या दिया, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा भाई, डिपेंड्स पार्टीज के ऊपर है। से फॉर एग्जांपल एक घर पैलेस बनाने, मुझे पैलेस, ये इंटीरियर डेकोरेटर है, ये नहीं वो है, चल उसको बार बार उसको ले रहे छोड़ना, गर्ल्स में से किसी को उठाना पड़ेगा ऑब्वियसली, डेकोरेशन वगैरह। तो पूरा रिनोवेशन या जो भी कंस्ट्रक्शन का पूरा काम यही करेगी, या सिविल वर्क पूरा यही करेगी। सपोज सीए छोड़ दिया, सपोज सीए भी है और दोनों है, समझ में आया। अब इसने बोल दिया कि सर काम हो जाएगा, फैमिली बिजनेस है उसका, काम हो जाएगा, कितने में होगा, 20 करोड़ जाएगा, ओके 20 करोड़ डन। तो पेमेंट 20 करोड़ में ऐसे थोड़ी तो ये 20 करोड़ रुपए ले, ये ऐसे भी नहीं हो सकता कि पूरा कंस्ट्रक्शन के बाद 20 करोड़ मिल जाएगा, थोड़ा अभी थोड़ा बाद में। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। ये अभी फर्नीचर जो मैं देने वाला हूँ ऑर्डर देख के 2-3 दिन में दे दूंगा, तो पूरा पेमेंट थोड़ी है स्टार्टिंग में करूंगा, और पूरा पेमेंट थोड़ी एंड में करूंगा। उसको रॉ मटेरियल तो परचेज करना पड़ेगा, वो भी अपनी साइड सिक्योर करेगा और मैं भी। तो मैं अभी सबको 30% 40% पे, वो 50 बोल रहे हैं, मैं 50 नहीं दूंगा, दिमाग खराब है क्या, वादा क्यों करूं मैं। तो 20-25% पे मैं बार्गेन करके हम लोग सेटल कर देंगे, और हम बोल देंगे कि भाई अभी 20%, बाद में और 30%, और फिर बाद में, समझा ना। बुद्धि में जा रहा है तो वैसे फिक्स होगा। तो सर क्या पेपर में नहीं आएगा रे, खाली हेडिंग कर लो, पेपर में पूछ ही नहीं सकते डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो वो कैसे पूछेंगे, केस स्टडी, पर वो जो भी केस स्टडी होगी वो 100% राइट दे, क्योंकि उसमें कुछ दम तो होना चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ सकते हो बाद में, तो बाद में पढ़ लो आराम से। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ party preventing event on which the contract is to take effect. अब मतलब एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को परफॉर्मेंस करने से रोका। इफ आई स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग योर ड्यूटी, देन व्हाट, देन यू विल बी एक्सक्यूज कि सर मैं तो करने वाली थी, आप ही ने नहीं किया। मैंने, याद करो, मैंने नहीं, क्वांटम मेरिट अभी तक डिस्कस नहीं किया मैंने। एक क्वेश्चन में एक केस स्टडी तुम्हारे सामने रखता हूँ, और वो मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ यूनिट 4 में, सॉरी यूनिट 5 में। इधर का ही नजदीक का कॉलेज है, कौन सा वो नाम मत पूछो। वहां पे मुझे विजिटिंग लेक्चरर की तरह रखा, क्योंकि कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है, तो उनके प्रोफेसर बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, इसलिए मेरी जरूरत पड़ी उनको, समझ गया ना। हाँ, अब नाम नहीं ले सकते ऑब्वियसली, ये 3 साल पहले की बात है, पेंडेमिक के भी 3-4 साल पहले की बात। तो उन्होंने वो एचओडी जो होते हैं ना, हेड, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ही, समझो ना एकदम। तो उन्होंने बोला कि एक अच्छा पर्सनल रिलेशन है उनसे, तो उन्होंने बोला कि काम स्टार्ट कर दो, कुछ टॉपिक्स बोल दिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिए। स्टूडेंट्स खुश थे वगैरह, क्योंकि कॉलेज के टिपिकल प्रोफेसर की तरह ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ा रहे, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। बात ये कर रहे कि उसके बाद बाकी प्रोफेसर, क्योंकि थे ना प्रोफेसर, कॉलेज तो फुल टाइम प्रोफेसर से, तो उनमें कुछ मैनेजमेंट में इश्यूज हो गए कि बाहर का कोई बंदा आके पढ़ा नहीं सकता, और दे आर राइट ऑन देयर पार्ट, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल उसमें क्या गलती है, तुम्हारा रूल है, रूल है तो रूल है। लेकिन मैंने थोड़ी बोला था कि मुझे काम दो, मैं थोड़ी गया था, वो तो एचओडी ने बोला है, क्योंकि उनका कुछ कैलकुलेशन होते हैं, और मैं तैयार हो गया, मैं तो ना क्यों बोलूं, मुझे तो पैसे मिल रहे और काम मिल रहा है, बुद्धि में जा रहा है। अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैडम नहीं हो सकता, सॉरी मैनेजमेंट में इश्यूज हो रहे हैं, तो हम अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। तो अगर उन्होंने ही मुझे प्रिवेंट किया तो क्या मैं जाऊंगा? सो एम आई बाउंड टू परफॉर्म माई पार्ट ऑफ प्रॉमिस? नो, बिकॉज ही प्रिवेंट्स मी। अभी मैं जाऊंगा भी तो भी वो अलाउ करेगा क्या कॉलेज में? नहीं करेगा। कल तक जो ट्रीटमेंट मुझे थी वो आपसे नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, तो अगर मुझे ही प्रिवेंट किया जा रहा है तो मैं कैसे करूं? समझ में आया? खत्म। अब इसका यूनिट 5 से क्या लेना देना बता दो। मैं अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर दे दो, यूनिट 5 सिंपल हो जाएगा। यूनिट 5 में थोड़ा ट्रिकी, एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है।
ये तो ठीक है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, उन्होंने किया ना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, क्योंकि सारे बैंक डिटेल्स वगैरह भी दे दिए थे उनको। उन्होंने ये भी बोला था कि भाई सेपरेट बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। होता है कंपनीज में भी सैलरी अकाउंट अलग से बनता है, तो एक अकाउंट ओपन करो, फिर उसमें तुम्हारा पेमेंट है वो ऑफिशियली ट्रांसफर होगा, समझा ना? कॉलेज है तो प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कर लेंगे ओपन। तो सारे फॉर्मेलिटीज भी करने वाले थे, उसके पहले ये इश्यू हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। उसके पहले मैंने कुछ एक 10 लेक्चर लिए थे, उसका पेमेंट लूंगा या नहीं लूंगा? मेरी गलती है क्या? मैंने थोड़ी बंद किया, तुमने बंद किया। तो हम ये नहीं बोल रहे कि कंटिन्यू करो, लेकिन हमने जो काम किया है मेहनत मजदूरी, उसका पैसा तो बनता है कि नहीं? इसको क्वांटम मीडियट बोलते हैं, वो यूनिट 5 में आएगा, समझा? यूनिट 5 में आने वाला है, इंटर में नहीं आने वाला है, तो अभी याद रखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं होगा। समझ में आया? उसके रिलेटेड था, पढ़ लो एग्जाम, इसका एग्जाम्पल पढ़ लो, इसका एग्जाम्पल पढ़ लेना। डन? डाउट है? अरे कुछ नहीं, ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं अभी, क्यों? इनफैक्ट देना ही नहीं चाहिए था, और देते तो भी एक लाइन में काम हो जाता। ठीक है, दिया है ज्यादा डिटेल में, ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। Effect of default as to that clause which should be opposed in contract consisting of disclosure points. हाँ बस ये है, तब तक तुम मुझको कंपेल नहीं कर सकते जब तक तुम तुम्हारा काम नहीं करते। एग्जाम्पल पढ़ लो, समझ जाओगे। हेडिंग एन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट, मेरे पास भी है ना। पढ़ना एग्जाम्पल, हाँ बोल। सर ये इसमें लिखा है कि परफॉर्म नहीं किया उसकी वजह से उस बात को कॉम्पेंसेट हाँ तो करने वाले की हो गया। A cannot claim the performance of B's promise and must make compensation to B. compensation to B मतलब A को compensation B को देना पड़ेगा for the loss which B sustains by non performance। A ने performance नहीं किया तो B को लॉस हुआ ना, A को थोड़ी लॉस होगा।
तो ए को भर के देना पड़ेगा। किसको भर के देना पड़ेगा? बी को। क्या नहीं समझा? फिर से परफॉर्म नहीं किया तो फिर कैसे? अरे भाई मैंने परफॉर्म नहीं किया तो तेरा नुकसान नहीं होगा क्या? ये मेरे को समझ नहीं गया। अरे मैं सुन सुन, तेरे होटल में मैं गाना गाने आने वाला था, और मैं गाना गाने आने वाला हूँ, इसलिए धंधा ज्यादा होता है। तो तुमने अरेंजमेंट करके मतलब समझा? तो तुमने अरेंजमेंट करके रखी थी, अभी मैं नहीं आया तो तेरा नुकसान नहीं होगा। तू मेरे से वसूल नहीं करेगा। नुकसान हुआ ना मेरा। अब तुम किसी और को अरेंज करोगे तो वो ज्यादा प्राइस लेगा। वॉट एवर इट इज, मेरी वजह से तेरा लॉस हुआ, वो भर के मिल जाएगा। लॉस हुआ ही नहीं, कोई दूसरा इजीली मिल गया आपसे भी अच्छा। तो लॉस हुआ ही नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने बोला है ना लॉस हुआ है तो भर के देना। ऐसा हो सकता है कि नहीं मिला इसलिए दूसरे को हायर किया, वो और अच्छा निकला। कुछ लोगों की करियर ऐसी बनी है रिप्लेसमेंट में कि कोई नहीं है, चलो तू आ जा। तो पिक्चर में भी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई मूवी में भी ऐसा सीन है। मूवी याद नहीं आ रही है कि कोई है नहीं काम करके लाए, चल तू आ जा, और वो उससे भी अच्छा कर ले। वो अलग बात है। लेकिन तुमने नहीं है तो लॉस तो होगा ना सामने वाले का। चल नेक्स्ट। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म, हाँ यहां से थोड़ा चालू होता है पर। लेकिन उसके पहले ना एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, उस पे जाओ ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड आल्सो सम थिंग्स दैट आर इलीगल। ये डिस्कशन हुआ था। फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही है। कुछ प्रॉमिसेस लीगल है, कुछ प्रॉमिसेस इलीगल है, और लीगल इलीगल सेपरेट हो सकता है। तो जो सेपरेट हो सकता है तो लीगल पार्ट वैलिड, इलीगल पार्ट पॉइंट। अब वो 7 और 8 दोनों रिलेटेड ही है। तुम खुद पढ़ोगे, अभी पढ़ो, लेकिन सेक्शन वगैरह नहीं करना है उसमें, उसका टेंशन मत लो। इधर कुछ सेक्शन नहीं करना। एग्जाम्पल 25 ऐसा भी है। मेरे पास नंबरिंग नहीं है। ए एग्री, ए एंड बी एग्री। हाँ, ए हायर्स बी शिफ्ट। वो फोर्थ पॉइंट का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ले रहे। फोर्थ पॉइंट का, A hires B ship to take in and convey from Kolkata to Mauritius a cargo to be provided by A। हाँ, A प्रोवाइड करेगा कार्गो तो भी लेके जाएगा, तो A ने प्रोवाइड ही नहीं किया तो भी लेके नहीं जाएगा। तुम पहले करो तो सही। देखो मैंने बोला कि तुम्हारा सामान में भेज कुरियर करता हूँ, तो तुम हाथ में तो देना चाहिए, तो मैं करूंगा। ए हायर्स बी शिप, तो बी को बोला गया है, नहीं बी भेजेगा। हायर करेगा मतलब भेजना तुमको ही है, मैं नहीं भेजूंगा। कार्गो क्यों भेजेगा इसमें? ए कार्गो भेजेगा। एक सेकंड, हायर कर रहे मतलब भाई मेरा सारा सामान तुम्हारे शिप में जाएगा, शिप में बुक कर रहा हूँ, अब शिप में मेरी होने की क्या जरूरत है? अब सिर्फ ये फिर तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो तुमको कौन बोला लिखने के लिए? तुमको मत लिखना, तुमको लिखना भी नहीं आएगा भी नहीं। अगर आ गया तो तुम भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि भाई मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर भी, वही एग्जांपल इधर फिट बैठ सकता है कि अगर तुमको मिक्सर रिपेयर करवाना है तो तुमको मिक्सर फिजिकली उसके पास देना तो पड़ेगा। उसने बोला कि हो जाएगा, हो जाएगा, 4 दिन के बाद जाओगे तो हुआ ही नहीं। अरे क्या हुआ ही नहीं, पहले लेके तो आओ। अच्छा वो भी चाहिए क्या? अच्छा बराबर ना। ये बात हुई कि भाई जिम लगा ली, बॉडी बनाने का प्रॉमिस किया, तुम जिम में गए ही नहीं।
नहीं समझा। अच्छा जिम में जाना भी था, मुझे लगा फीस भर दिया तो हो गए। जाना पड़ता है ना। अब किसको वही लगता है तो फिर एक और किसी को डॉन्ट नहीं था ऑब्वियसली, मुझे खुद को नहीं जमता भाई, मैं नहीं जाता कभी। एक बार गया था फिर वही हुआ मेरा, तो भाई मैंने छोड़ दिया, भाई मेरे छोड़ नहीं होगा। कौन वो इतना, उस मामले में मैं अहिंसावादी हूँ। कौन वजन वगैरह, किसको मारना है अपने को, खुश है बस। कोई बैटर बिटर नहीं होती, कभी कुछ जरूरत नहीं पड़ती, कोई मारने नहीं आता, मारने आता तो दूर से बात करेगा, पहले मुंह से बात, दूर से बात करने का, गाली नहीं देने का। हाँ इतना ही टोन, इसके ज्यादा ऊपर के, हमने भी गाली दी, देख हमने गाली दिया तो झगड़ा हो सकता है, हमने गाली नहीं दिया ना तो नहीं होता, राडा नहीं होता, ट्रस्टेड है। मैंने जितना भी ऑब्जर्वेशन देखा ना, मतलब एक ने गाली दिया उसकी गलती है, तो सामने वाले ने काउंटर गाली दिया तो बात आगे बढ़ती है और फिर इधर आती है, तो उसने गाली नहीं दिया ना सामने वाले ने तो नहीं होता काउंटर, समझो। ये तो हमने बुद्ध से सीखा है, नहीं देने का, शांति से हैंडल कर सकते हो, ऐसे नहीं शांति से मतलब, और नहीं एक हाथ एक गाल पे दूसरे, ऐसा नहीं, वो हमने से नहीं होगा, वो सही हो सकता है लेकिन अपने से नहीं होगा। गाली क्यों दिया, तो मीनिंग पता है गाली का, मतलब ऐसे में निकल गया था, नहीं निकलना चाहिए, याद रख नेक्स्ट टाइम से गाली नहीं देने का। आप बात कर मेरे से, अपनी भी गलती रहेगी ना तो भी, सामने उन्होंने गाली दी ना तो बस, गाली क्यों दी, सही हाँ, वो गाली दे रहे होंगे तो सुनने में मजा आता है, लेकिन दूसरे को देखो, ये कदम इधर नहीं, इधर जरा मजा देख ना, मतलब अगर जा रहे हैं ऐसे तो गंदे गंदे तो नॉर्मल गाली है रे, तो जा रहे और बाजू में साड़ा चल रहा है तो मन करता है देखने में, मेरा तो करता है भाई, तुम पता नहीं तुम किस मिट्टी से बने हो, मैं तो देखता हूँ, थोड़ी देर तो देखता हूँ, फिर बाद में अपना टाइम, अब कुछ भी आजू बाजू में हो तो एंजॉय करने का ना। क्या क्या अब कुछ लोग तो नॉर्मल ऐसे गाली देते हैं, वो सुनाई भी देते हैं, पानी अंदर ठूसा हुआ रहता है, वो हाँ वो संभाल के गाली देती है क्योंकि वो अभी भरा है ना, तो अगर फेंक देंगे तो पैसा पकड़ गया ना वो ऐसे गाली देता है भाई, तो पहले वो जो खजाना है वो नीचे रिलीज तो कर, फिर बाद में मुंबई में एक एक कैटेगरी मिलती है ना। एनीवेज चलो नेक्स्ट, ये अच्छा दोनों एग्जांपल्स बाकी पढ़ लो प्लीज, लीगल इलीगल वाला पार्ट प्लीज पढ़ लेना। ये जो है ना सेक्शन 57 और 58 वाला ऑलरेडी प्रॉमिस और पेपर वाला, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, उसमें प्रॉमिस दिया है, इसमें एक साइड दिया है, लेकिन बात तो एक ही होती है ना,
सेम ही है ना Same? Same. हाँ सॉरी According to हाँ मतलब वैसे लॉजिकली दोनों सेम ही हुए ना, एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, बाकी कुछ फर्क नहीं है। एक प्रॉमिस में बात कर रहे हैं, एक एक्शन में बात कर रहे हो, और कुछ नहीं। Where one person reciprocally promises first to do things which are legal and secondly under specific circumstances to do something illegal, then जो लीगल पार्ट है वो वैलिड होगा, जो इलीगल पार्ट है वो वॉइड होगा। ही इज राइट ऑन हिज पार्ट, दोनों सर सिमिलर ही है। हाँ हाँ एक ही है, तो सर दोनों में से एक ही। हाँ तुमको पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, देख बात समझो, तुमको ये क्वेश्चन आ सकता है क्या? तुम सोचो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, एक पेज, दो पेज, तीन, ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आ सकता। पर्टिकुलर पार्ट आ सकता है, तो पूछने को में क्या फर्क पड़ता है? तुमको 57 भी नहीं करना है, 58 भी सेक्शन नहीं करना है, तुमको दोनों कॉन्सेप्ट पता है, बात खत्म। तो तुम प्रॉमिस के नाम से लिखो या एक्ट के नाम से लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलता हूँ कि दोनों का कॉम्बिनेशन करके अपना ही लिखते हैं। If one contract is divided into two parts, one part is legal, the other part is illegal, then the legal part is valid and the other part is void. अभी थोड़ी रॉन्ग है, मैंने मेरे वर्ड्स में बोला, लेकिन इसका मतलब ही नहीं लीगल, इलीगल, वैलिड, वॉइड, ये टर्म्स बस सेक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसे तो करना पड़ेगा तो सारे सेक्शंस कर लो, तो मेरी क्या जरूरत है? जितने भी मॉड्यूल में सारे सेक्शंस कर लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है ना। क्यों? क्वेश्चन आया तो जरूर नहीं है ना कि हर क्वेश्चन में सेक्शन हो। मैं अभी उसको यही बोल रहा था नीचे कि सेक्शन लेस पेपर नहीं होना चाहिए। 60 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी जगह पे तुमने सेक्शन नहीं लिखा था, क्रिएट्स रॉन्ग इंप्रेशन, मतलब एक का भी सेक्शन नहीं आया तेरे को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छा बंच ऑफ सेक्शन कर लो जो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब फ्री कंसेंट पे एक ना एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, ना तो कोएर्शन या तो अनडिफ कुछ तो आएगा, केस स्टडी में आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्टिंग्विश आ जाएगा, तो वैरायटी बहुत है उसमें। तो उसके सारे सेक्शंस कर लिए, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। वॉइड वैलिड में से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, वो सेक्शंस कर लिए। फ्री और कुछ कंटिंजेंट में पूछने का चांस है, पूरा क्वेश्चन आ सकता है या कोई केस आ सकती है जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस है, तो उसके सेक्शन कर लिए, क्वासी के कर लिए, इनमें सेक्शंस कर लिए। डन। हाँ अब बचा है वो इम्पॉसिबिलिटी वाला पार्ट, मैं वो वापस ट्री डायग्राम अच्छे से करवा लेता हूँ। नॉन अनक्लियर वही है, वो बिफोर में है, वो बिफोर में है, वो करेक्ट है। गलत जगह पे बोला, गलत जगह पे दिया है, गलत जगह पे मैंने डिस्चार्ज में जो बोला, डिस्चार्ज में वो पार्ट नहीं है, तो वो किधर है? वो इधर है, चेक करो पता चल जाएगा। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी दिखा, इनिशियल मतलब बिफोर, स्टार्टिंग में उसमें क्या दिया? फर्स्ट नोन टू पार्टीज, ये बता दिया था, फिर अननोन टू पार्टीज, फिर नोन टू प्रॉमिसर ओनली, मैंने तो बता दिया था कि तीनों में क्या इफेक्ट होगा, तो वो खत्म। एंड नेक्स्ट इज क्या दिया? सेकंड सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग मिला, तो वही है, वो आफ्टर है, वो आफ्टर है। लेकिन एक बात है, उसको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। मिला? मिला वहां पे कहीं पे? नहीं तो लिख लो, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या? मतलब ये है कि इम्पॉसिबल बाद में हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, खत्म। डॉक्ट्राइन मतलब रूल। क्या रूल है सर? वो तो बताओ। वो तो ये है कि भाई इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल, देन इट इज वॉइड, सिंपल। If the performance becomes impossible, then it is void. एक क्लियर है? बस उस सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं या डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्लियर? क्लियर है? तो वो लिख लो, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पूछ सकते हैं पेपर में, जो नॉर्मल स्पेलिंग फ्रस्ट्रेशन का, जो अभी नहीं आया शायद एग्जाम के पहले आएगा, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो। नहीं समझ, छोड़, अभी नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम के एक दिन पहले क्या आएगा? फ्रस्ट्रेशन आता है ना थोड़ा, तो वो फ्रस्ट्रेशन का वही स्पेलिंग तुमको इधर लिखने का।
हाँ तो एक दिन में क्या कर लोगे, एक दिन में क्या कर लोगे? एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेक्स्ट डे। आज का दिन इंपॉर्टेंट होता है नहीं नहीं, लेकिन वो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, वो भी ऐसा रिवीजन नहीं कि स्टार्टिंग से एंड तक पूरा। मेन मेन पार्ट सेक्शंस अगर याद नहीं रहते तो सेक्शंस उसी दिन पे करना इज एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड। मैं तो बोलूंगा कि भाई सेक्शन पहले भी पढ़ो, लेकिन एक बार लास्ट टाइम भी पढ़ लो, क्योंकि वो ज्यादा होता है ना कंफ्यूजन सेक्शन में। तो एक बार एग्जाम के थोड़ी देर पहले पढ़ लिया वो ज्यादा अच्छा रहेगा। या पर्टिकुलरली कोई तुम्हारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो तुम्हारा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो वो क्वेश्चंस लास्ट डे पे या लास्ट मिनट पे रख देने का। लास्ट मिनट मतलब वो एग्जाम के 2-3 घंटे पहले वगैरह। ये बिल्कुल नहीं मैं बोलता कि नेक्स्ट कल एग्जाम में आज आराम करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। कल एग्जाम है तो आज भी पढ़ने का ही होता है, खाली नाइट नहीं मारनी थी, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे पे सर पकड़ गया तो पेपर पे इम्पैक्ट हो। अब वो पर्सनल चॉइस है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं कल क्लास बोला था ना मैंने, पढ़ लो बहुत है। हाँ कर लेते, नहीं कर लेते। हाँ जल्द प्लीज। अच्छा टाइम इज एसेंस करते फिर बाद में लाइबिलिटी वाला पार्ट भी कर लेते है। उसमें एक्चुअली छोटा सा पार्ट जो डिस्कस करना चाहिए, इफेक्ट ऑफ रिलीज वाला। पॉइंट नंबर 5, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर टाइम इज एसेंशियल। अब बात एकदम सिंपल है, मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर दे दो, बात खत्म हो जाएगी। इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने बोला था या तो ऊपर वाला करो या एनालिसिस करो, दोनों करने का। प्रेफरेबली एनालिसिस कर लो, बात खत्म हो जाएगी। सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है, तो इतना लंबा नहीं है जितना दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर तुम दे दो। मैंने बोल दिया कि भाई मुझे ऑर्डर गुड्स का तुमको ऑर्डर दे दिया और मुझे डिलीवरी क्या हुआ, डिलीवरी दे दो 2 अक्टूबर को, और हाँ तुम आज लेके आ गए गुड्स। मैंने बोला कि डिलीवरी करना 2 अक्टूबर को, और तुमने 2 अक्टूबर को ही चाहिए, ठीक है। एक दिन पूरा हो गया, अभी आज तुम लेके आ गए, उसके बाद एक दिन निकल गया। एम आई बाउंड टू एक्सेप्ट गुड्स फ्रॉम यू? नहीं, कर सकता हूँ हाँ, पर ना भी बोल सकता हूँ। अब तुम बोलोगे कि इतना मेहनत करके बना, अरे पर मैंने क्या बोला था कब चाहिए, तो तुम 4 तारीख को लाओगे, तो मैंने पहले ही बोला था कि 2 तारीख को चाहिए, तो बात खत्म। तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने उस फर्नीचर वाले को बोल दिया कि उसी दिन पे डिलीवरी चाहिए, उसने हाँ बोला, 2 दिन लेट लेके आया, तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि फर्नीचर तो मुझे लाइफ लॉन्ग चाहिए ना। 2 दिन डिले हो गया तो ऐसा थोड़ी है यार। समोसे मंगवाए थे क्योंकि घर पे गेस्ट आने वाले थे, तो 2 दिन के बाद आया, तो गेस्ट को रोक के रखूंगा, समोसे आ रहे रुको रुको। बात एकदम सिंपल चीज है। समोसे गुड्स में से हाँ क्यों नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, मूवेबल प्रॉब्लम। हाँ वो बाद में पता चलेगा तुमको कैसे हो, चलो गुड्स तक में आते हो तो डिलीवर कर दो, समझ में आ गई। तो और क्या है, खत्म, ये इतना ही है। हाँ, इतना नहीं है, थोड़ा और करते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें टाइम एसेंशियल होता है, उस केस में कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी परफॉर्म विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। इफ इट इज नॉट परफॉर्म इन अ स्पेसिफाइड टाइम, देन promisee may avoid the contract। समझा भाई, 2 तारीख को तुमने नहीं भेजा तो मैं 2 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगी, बात खत्म हो गई। भाई किसी और से कुछ ऑर्डर कर लेंगे, तुमको बोला था तुमने नहीं लाया, तो क्या हुआ सर, 2 दिन के बाद तो लाया ना, अब क्या करूं, मैं अकेला खाऊं? 40 समोसे बोले थे, अब तुम 2 के जगह पे तुमको 4 लगा, गलती किसकी, तुम्हारी।
इवेंट है ना, तो इवेंट में डेट की वैल्यू होती है ना, समझ में आ रहा है? हाँ तो 2 का 4 में नहीं चलेगा रे, 4 में भी मैं खा सकता हूँ, लेकिन अकेला नहीं ना खा सकता 40 समोसे, 3-4 खा सकता हूँ। बुद्धि में जा रहे हैं, बात एकदम सिंपल। तो a contract wherein time is the essential factor, then promiser has to perform his part of promise within the specified time. If it is not performed within specified time, or if it is offered after time, then promisee may accept the delivery or may not accept the delivery. Clear है? अच्छा, एक और बात, 4 तारीख को तुम आगे पूछ रहे कि मैंने बोल दिया कि नहीं चाहिए, चाहो तो हाँ बोल सकते हो, लेकिन मैंने बोला नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान तो हुआ, तो नुकसान हुआ ना, तो नुकसान हुआ वो मैं तुमसे वसूल कर सकता हूँ क्या? हाँ, तुमने नहीं किया ना तुम्हारा काम पूरा, तो मुझे किसी और से करवाना पड़ा, तो उसमें मेरे ज्यादा पैसे गए, क्योंकि तुमको बहुत पहले बोल के रखा था। अब ऑन द स्पॉट में अगर अरेंज करने जाऊंगा तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़े, वो तुम्हारी वजह से हुआ, तुमसे ही रिकवर करूंगा। समझ में आया? लेकिन if the promisee accepts the delivery after the specified time, then he cannot claim damages. लॉ ये मानता है अगर आपने बाद में एक्सेप्ट किया ना, इसका मतलब आपका कोई लॉस नहीं हुआ। तो फर्नीचर वाला 10 दिन के बाद भी आएगा ना, और मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा ना, तो मैं उससे 10 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा मतलब मांग नहीं सकता। क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि लॉ अज्यूम करेगा कि आपको 10 दिन का डिले हुआ, इससे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। समझ में आया? पढ़ लो, यही दिया है। उसको शॉर्ट करे तो चलेगा ना? चलेगा। चलो मैं शॉर्ट कर देता हूँ, बात खत्म करो, बात खत्म करो, इतना लिख के बात खत्म कर दो। टाइम इज द एसेंस वाला पॉइंट है। अब बोल एक्सेप्ट किया डेट के बाद और नुकसान में हुआ था तो नहीं क्लेम कर सकता, वही तो बोल रहा हूँ, कर ही नहीं सकता। हुआ होगा ना, 10 दिन तो हमको इनकन्वीनियंस था ना, 10 दिन फर्नीचर नहीं था और हम घर पे ऐसे ही बैठे थे, नए घर में शिफ्ट हो रहे, और ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो वहां से बिल्डर कब ऑर्डर देगा हमको नहीं पता, आई मीन पोजीशन देगा, वो एक बार पोजीशन दे देगा तो ऑब्वियसली वो रेंट नहीं देगा। तुमको समझ में आ रहा है ना कि क्या होता है रीडेवलपमेंट के लिए सोसाइटी क्या, ये पता है ना रे बेसिक। हाँ, तो वो बिल्डर रेंट देना बंद कर देगा, तो हमको शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई है, यहाँ पे 1 महीने का रेंट भी जोरदार हो गया ना, तो 25-30 हजार रुपया मेरे, हाँ तो कुछ 28-30 हजार ही है, तो कौन भरेगा? तो शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन फर्नीचर नहीं है पूरा रेडी, तो 10 दिन के बाद आएगा तो थोड़ा तो नुकसान होगा हमारा, लेकिन उतने टाइम में 10 दिन में हम नया फर्नीचर तो नहीं लेंगे। तो 10 दिन के बाद हम फर्नीचर आ गया तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट आ गया तो पैसे नहीं एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते अनफॉर्चुनेटली। अगर पैसे हाँ सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा, टाइम इज द एसेंशियल फर्स्ट, इफ टाइम इज द एसेंस, इज द एसेंस का मतलब समझा क्या? इज द एसेंस का मतलब टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, चाहिए तो इंपॉर्टेंट फैक्टर, then what it has to be performed। मैं तुमको ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिखते कैसे, फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे पता है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हम एक्सेल में लिख सकते हैं, मॉड्यूल में थोड़ा चेंज होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये वर्ड आना चाहिए, कंप्लीटेड वगैरह नहीं चलेगा, क्या चाहिए? परफॉर्म, हैव टू बी परफॉर्म विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो भी होगा वो, जो भी बायर ने बोला होगा वो, इफ नॉट परफॉर्म तो क्या होगा? इट अमाउंट्स टू, ये पहले लिख दो, उसमें नहीं है लेकिन फिर भी, ब्रिज, ब्रिज पता है? ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना,
अब इस केस में क्या होगा, इन दिस केस promisee may avoid और repudiate भी बोल सकते हो उसको, repudiate the contract. He accepts का no damages can be recovered. चल, एक और ले लाइन है उसमें, समझा ना। एक इसके बाद एक है जो ट्रिकी है, इसका ही पार्ट है, पर ये पहले खत्म कर लो। अब जो मॉड्यूल में दिए वही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मॉड्यूल का लैंग्वेज चाहिए, भाई कंटेंट आ गया, बात खत्म हो गया। और मैं तो बोलता हूँ ये पॉइंटर्स के मार्क्स मिलते हैं उल्टा अच्छे, क्योंकि तुम लोग पॉइंटर्स वही बंदा लिख सकता है जिसको पता है अच्छे से, सिस्टमेटिकली तुम लोग लिख के दे रहे हो कि ऐसा होगा फिर वैसा होगा। अच्छा जरूरी नहीं है तुम यहाँ का पॉइंट उधर लिख दो, चलेगा। पर मैं देखो ना, हमेशा मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने भी कभी कभार रोमन रोमन यूज किया है, नहीं, लेकिन तुम अवॉइड करो। इसका सब पॉइंट अगर रोमन लिखेगा तो फर्क नहीं पड़ता, समझा क्या कुछ, इसका सब पॉइंट लेकिन यहाँ से 1 2 3 पर चालू करोगे तो पता नहीं सब सेक्शन से वो क्लैश हो। सब पॉइंट्स में नंबरिंग चलेगा, मेन पॉइंट्स में स्टार मार्क ही करो, या जो तुमको ऐसा लगता है वो, पता है ना तुम कुछ बुलेट्स जैसे कर सको वैसे। अवॉइड और रेफ्यूडिएट, ये पहले भी वर्ड यूज हुआ है, रेफ्यूडिएट मतलब कोई कैंसिल ना वर्ड यूज। हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा है। तो सिंसियर भी सिंसियर स्टूडेंट्स का यूजुअली हैंडराइटिंग अच्छा है, गर्ल्स का। हम नहीं रहते सिंसियर, हम टैलेंटेड रहते, हम नहीं रहते, नहीं रहते। तो मैं तेरे को थोड़ी उसको थोड़ी साइड ले रहा हूँ, जल्दी उठा के खत्म करो, बोल दो। डन। अच्छा सुनो, एक और पॉइंट है, नोट करा लिख सकते हो, ऐसे भी लिखो, इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ मनी, पेमेंट और रीपेमेंट, पेमेंट और रीपेमेंट दोनों लिखते हैं, पेमेंट और रीपेमेंट। रीपेमेंट पेमेंट का मतलब फर्क पता है ना, रीपेमेंट लोन का होता है और पेमेंट तो भाई गुड्स खरीदे उसके ऑफ मनी, टाइम इज नॉट एसेंशियल। और एक एजम्पशन है, वो भी लिख सकते, ये लिखा मतलब पेमेंट में डिले हुआ तो भी चलेगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुमको लेट पेमेंट किया तो भी चलेगा, अरे भाई तुम इंटरेस्ट चार्ज करो, कौन ना बोल रहे तुमको, पेमेंट में डिले हुआ है ना, तो उससे बंदा सेलर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता पेमेंट में डिले हुआ है तो
तुम लेट ले लो और तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा, तो भाई इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करना, ब्याज चार्ज कर। टाइम इम्पोर्टेंट फैक्टर है और पेमेंट करते नहीं। पेमेंट के केस में टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ये लॉ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं है। किस में इंपॉर्टेंट फैक्टर है? खाली गुड्स के केस में। तो सर लोन में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लोन का ही होता है, पैसे का ही होता है, तो भी लोन लिया है ना, तो उसमें भी टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। सर एक मिनट, हाँ आप लोगों का अकाउंट और मैथ्स का होमवर्क करा देगा। बैंक से लोन लिए बदले में मॉर्गेज रखी है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी है, तो लोन रिपे नहीं किया तो बैंक मॉर्गेज करने आ रही है, तो बैंक ऐसे जबरदस्ती बाहर नहीं बेच सकती, वो वापस मांगेगी पैसे दे दो, क्योंकि घर आज भी तुम्हारा है। अब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बैंक के पास, तो ही लास्ट रिसोर्ट में वो फ्लैट रिकवर करेगी, तो तुम दे ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि कल ड्यू डेट थी, तुमने नहीं भरा, चलो घर खाली करो, ऐसा नहीं होता। तुमको फिर टाइम दिया जाता है, तुमको वापस और इनफैक्ट ऐसा है कि अगर बैंक वाले रिकवरी के लिए आ गए तो उस दिन पे भी तुम पेमेंट कर सकते हो। अब ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सर आपने डिले किया है, तो अभी उतनी अमाउंट नहीं है, अभी पेनल्टी वगैरह भर दो, तो वो बराबर है, भरता हूँ ना पेनल्टी, लेकिन तब भी पैसे नहीं थे, अभी दे रहा हूँ। अब कौन सा फ्रॉड किया मैंने, थोड़ी जेल में भेजोगे मुझे। लंदन भाग जाते उनको नहीं पकड़ते, हमको क्यों पकड़ोगे? पहले उनको जाके ऐसा बोलेंगे तो कुछ फायदा नहीं। अब उससे कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट कौन सी थी, कांग्रेस वाली होती तो भी हो सकता था, बीजेपी वाली होती तो भी हो सकता है। मैंने पहले ही बोला था, मैं कोई पॉलिटिकली बायस आदमी नहीं हूँ, मिस्टर राहुल को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, और मैं उसके अपोजिट जो भी है उसको भी सपोर्ट नहीं। एनीवे छोड़ो, ये क्लियर है, टाइम एसेंशियल क्लियर है, तो ये लिख दिया। हाँ एक नोट है, या एजम्पशन भी बोल सकते हो, assumption भी बोल सकते हो, या नोट, जो बोलना है बोलो। इन ऑल कमर्शियल एग्रीमेंट्स, कमर्शियल बिजनेस एग्रीमेंट्स, assumption ही लिख दो, assumption ही, टाइम इज द एसेंशियल फैक्टर। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सारे बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, सारे सेलर बायर सब कुछ। हाँ तो ठीक है, नहीं की बात पे वो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, इनफैक्ट मॉडल में भी मर्केंटाइल एग्रीमेंट्स वगैरह ऐसा ही होगा, नहीं तो भी ये भी चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट लिखो चलेगा, ट्रांजैक्शन लिखोगे तो भी चलेगा। है इम्पोर्टेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट का उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने एग्जांपल्स नहीं दिए, लेकिन ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स, अभी मैरिज हो गया, ये थोड़ी कमर्शियल है, पार्टीशन हो गया, ये थोड़ी कमर्शियल है, तो बाकी सेलर बायर सारे कमर्शियल ही हो गए, तो सारे कमर्शियल नहीं होते, कुछ एग्रीमेंट्स पर्सनल भी होते हैं, मैरिज वगैरह के एग्जांपल्स कमर्शियल में नहीं आ सकते, तो उसमें टाइम इंपॉर्टेंट, उसमें भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है अगर पार्टीज बोले तो, इसमें तो पार्टीज को बोलने की जरूरत ही नहीं है, अज्यूम किया जाएगा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम बाउंड है, टाइम एसेंशियल वाले बने। क्लियर खत्म। हाँ बोल डाउट है नहीं, ठीक गुड। मेरे को लगा ही था कि तेरे को टाइम ऑफ रिपेमेंट पे डाउट आएगा, आना भी चाहिए, मुझे भी आया था, कैसा कैसे लेट दिया तो, अरे भाई लेट दिया तो इंटरेस्ट करो, उधर नहीं दिया, मॉडल में नहीं दिया, बड़ा ऑब्वियस बात, बैंक थोड़ी छोड़ेगी, अगर तुम 25 दिन पहले पेमेंट करना चाहिए तो तुम 25 दिन लेट पे कर रहे हो, तो बैंक थोड़ी छोड़ेगी, 25 दिन का चार्ज लेगी, बिल्कुल बताओ, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी टाइम पे नहीं किया तुमने रीपे, तो बाद में पेनल्टी भरनी पड़ती है, बैंक किसी की सगी थोड़ी है, वो तो लेगी पैसे। समझा ना? हाँ तो ले लो, कौन ना बोल रहे। चल, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कंप्लीटेड, उसका पहले देख, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस है लिखा,
आगे बहुत चढ़ा हुआ पार्ट है, एकदम बकवास है, एकदम बकवास है। हेडिंग चेक करो, एग्जाम्पल चेक करो, बस खत्म करो। टाइम एंड प्लेस 4.7 है ना, 4.7 मतलब वो क्वेश्चन, तो टाइम एंड प्लेस है ना, वो तो तुम ही पढ़ो, खाली हेडिंग पढ़ो और एग्जाम्पल पढ़ो, समझ जाओगे। एग्जाम्पल है ही नहीं, फर्स्ट तो कुछ नहीं है रे। अब तुम बताओ, टाइम फॉर परफॉर्मेंस कोई टाइम दिया नहीं है, तो रीजनेबल टाइम, तो उसमें चाहिए तो अंडरलाइन कर ले फर्स्ट हेडिंग में, रीजनेबल टाइम, सेकंड लाइन पे मिल जाएगा रीजनेबल टाइम। व्हाट इज रीजनेबल टाइम, वो तो भाई फैक्ट के ऊपर डिपेंड है। सब्जी के केस में रीजनेबल टाइम और फ्लैट खरीदते टाइम रीजनेबल टाइम सेम हो गया क्या? नहीं, अलग अलग होगी। सेकंड, टाइम एंड तो हमको कैसे कैलकुलेट करेंगे रीजनेबल टाइम का, कोई फॉर्मूला, फॉर्मूला रीजनेबल। तो फ्लैट खरीदते टाइम सर 2 महीना 2 दिन कौन सा रीजनेबल होना चाहिए भाई? क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो एक्सट्रीम केस पूछेंगे। एक्सट्रीम मतलब फ्लैट खरीदना है, 2 साल तक रिप्लाई नहीं किया, 2 साल के बाद रिप्लाई किया, गलत है ना। 2 साल के बाद क्या होता है, हाँ 10 दिन 15 दिन बोल देंगे तो तुम लिख लोगे कि रीजनेबल टाइम। फ्लैट खरीदते टाइम, वेजिटेबल्स खरीदते टाइम तो भाई 10 दिन थोड़ी रीजनेबल होगा। रुको जरा, और ताजी सब्जी है एकदम, अभी लेके जाना, रुको जरा, हाँ ठीक है सोच लो, एक 10-15 दिन सोच सकते हैं सर, 5-10 मिनट सोच लो, आधे घंटा सोच लो, 1 घंटा सोच लो, तो उधर रीजनेबल टाइम, फ्लैट का रीजनेबल टाइम फर्क है। इसलिए हम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम मेंशन ऑलवेज करने का। सेकंड, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, एग्जाम्पल भी पढ़ लो। तुम पढ़ो क्या, मैं नहीं पढ़ूंगा। मतलब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूछने की। मतलब ना, ना बायर ने बोला कि मुझे प्रॉमिस चाहिए, इतने दिन में चाहिए, ना सेलर ने बोला कुछ। कौन सा एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस, थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट? सेकंड, पूछने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, बोला नहीं। देख, when a promise is to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform without any application by the promisee, promisee आएगा वो, मतलब promisee ने पूछा ही नहीं कि तुमका तुम्हारा ऑर्डर का क्या हुआ, then the promiser may perform it at any हाँ आगे आगे चलोगे। हेलो, हाँ चालू हो गया ना, अपने आप बंद हो गया था।
ओके नेक्स्ट, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन। अच्छा प्लेस के बारे में दिया नहीं है तो क्या करोगे? ये तो पूछना पड़ेगा, लेकिन नहीं किया तो भाई जो तुमको नोन प्लेस है तुम्हारे लिए, तुमको पता है कि बायर कहाँ पे रहता है, वहां पे डिलीवर कर दो। अप्रोच का है ना बायर। अच्छा मैंने ऑर्डर किया फ्राइड राइस देना, भूख लगती है, दे देना, और फिर बाद में एड्रेस नहीं दिया तो क्या करेगा वो अप्लाई करेगा, वो खुद पूछेगा, नहीं तो फिर क्या ऑर्डर ना, मैं उसको बोल सकता हूँ तुमने भेजा नहीं, अरे पर एड्रेस तो बोलो कहाँ पे भेजो, सॉरी भूल गया मैं सब, एक बार हुआ था मेरे साथ, बाद में मैंने किया रिप्लाई, 3 फ्राइड राइस भेजना, ये भेजना वो भेजना, हम जब भेजना चल बंद, अरे भेजना कहाँ पे भेजना, सॉरी वो एक्साइटमेंट में भूल गया, लिख लो एड्रेस। करना जूम, क्लियर है, पढ़ लो पढ़ लो, सिंपल कॉन्सेप्ट को डिफिकल्ट करके दिया और कुछ नहीं। डन, सिंपल है ना, लॉजिकल ना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है ना कुछ पूछने का, मतलब पूछ सकते हैं, टाइम इज द एसेंस पे पूछते थे, लेकिन इस पे क्या पूछेंगे, कौन से जगह पे भेजेंगे वगैरह वगैरह, ये सब किधर होगा, प्लेस में अपना कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड होगा। अब इसके ऊपर फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आर्स नहीं बोले, क्योंकि आज ही मैंने देखा सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उधर दिया था कि टाइम पे नहीं दिया, रात को 2 बजे वगैरह लेके आया, मतलब उस दिन लास्ट डेट थी और उसके रात 2 बजे या 12:30-1 बजे से कुछ लेट नाइट लेके आया, तो ए ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या ए ने एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आंसर नहीं करना चाहिए, रीजनेबल आर के बाद क्या है, ये क्वेश्चन था, ये सीएम आज ही मैंने देखा, उसमें क्या बोलूं मैं, अब ऑन द स्पॉट तुमको पता चल जाएगा कि यार इसको थोड़ी यार एक्सेप्ट करेंगे, तो कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, पर नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकता अभी। हाउ स्वीट। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इन अ मैनर एट और टाइम डिस्क्राइब बाय और सैंक्शन बाय प्रॉमिस, तो रिस्पेक्ट क्या होगा, तो वैसे होगा, तो क्या है मतलब, ये तो फॉर्मेलिटी वाले सेक्शन है, तो इसका प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम इज द एसेंस में था थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लिखवाया। अब हाँ, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, बिल्कुल उसमें 2 कॉन्सेप्ट तो है, मेजर कॉन्सेप्ट है, बाकी 90% पार्ट इसमें, 80% पार्ट सब सिंपल है। अच्छा पहला 4.5 पे जाओ, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, मतलब फॉलोइंग राइट्स आर गिव पार्टी टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 1 मिनट है, पढ़ लो रे, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल 4.5 3 में है वो, इफेक्ट ऑफ 4.5 क्या है, Distinction between subset. oh सॉरी, मतलब कुछ हुआ है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी बराबर टू परफॉर्म प्रॉमिस, बराबर ना, 4.3 है ना वो, Liability का हमारा
वो भी करवाता हूँ, ये भी करवाता हूँ। अच्छा वो पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। मैं नहीं करवा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो और तुमको नहीं है तो मैं करवाऊंगा, इतना सिंपल है वो। जो भी है बाद में करूँ, पहले ध्यान दे उधर। डन, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, डिवोल्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एनालिसिस पढ़ लो। मतलब विशाल शेखर ने प्रॉमिस किया है, तो विशाल की अगर डेथ होती है तो विशाल का बेटा अलोंग विद शेखर परफॉर्म करेगी। पर्सनल स्किल होगा तो नहीं, करेक्ट। लेकिन अगर पेमेंट करना है तो विशाल का बेटा परफॉर्म करेगा। अच्छा अब राइट्स बात कर लेते हैं, तो विशाल शेखर को दोनों को मैं पेमेंट देने वाला हूँ। अब विशाल की डेथ हो जाती है तो विशाल के बेटे को दूंगा, पर पेपर में बेटा नहीं लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विशाल एंड शेखर। दोनों की डेथ हो गई तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, यही है, यही है बेसिक, यही है। तो सेक्शन 42 में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये वही है। सेक्शन 43 में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चेक करो। प्रॉब्लम है ना खाली 44 में आएगा। 42 43 के दोनों एग्जाम्पल्स पढ़ लो, बाहर नहीं करने सेक्शंस, खाली पढ़ लो, बताने के लिए मैंने खाली बोला, सेक्शंस बाहर नहीं करने। नहीं तुमको नहीं, किसी को भी नहीं करना, तुम भी मत लो रिस्क। अगर तुमको ऐसा लगे कि सारे सेक्शंस हो गए और भी कर सकते तो ही करना, समझा ना, कि मैंने जो लिस्ट दिया है वो हो गए और उसके बाद भी सर हम लोग बहुत एक्सेप्शनल मेमोरी है, हो सकता है बिल्कुल रट्टे, मतलब मेरे हो सकते हैं। हाँ तो फिर मैंने दिए हुए क्वेश्चन सेक्शंस करो, उसके बाद वो करना। तो इसमें कहना है कि एबीसी जॉइंट पार्टी है, मतलब जॉइंट वो है प्रॉमिस, क्या हो भाई क्या बोलो, नहीं जो बोलना है वही, जो सही है वही बोल, प्रॉमिसर बोल या प्रॉमिसी बोल। एबीसी ने डी से पैसे लिए 9 लाख रुपीस उधार, तो अगर डी ने एक को रिलीज कर दिया लाइबिलिटी, तो वो तो आगे वाला कॉन्सेप्ट है, वो छोड़ूंगा। आपने बोला 44 इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करूंगा, 43 तक पढ़ो, 44 में खुद बोलूंगा, तुम बाकी सब पढ़ लो। फोर्टी फोर मैं खुद बोलूंगा। हाँ हो गया, तुम हो गया ना, समझ में आ गया ना। हाँ बता बराबर, लेकिन सब फिर भी पढ़ लिया ना वापस 43। हाँ 44 पे जाके ये नहीं हुआ था, ये डिस्कशन भी नहीं किया था। पहले राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी पढ़ो, जो कि वो भी हो गया था, वो वाला टाइप है।
अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स का मतलब नॉर्मली, वो सब छोड़ के खाली एक वर्ड लिख दो, नॉर्मली बात खत्म। Contrary intention क्या होता है? कॉन्ट्ररी में उसका अपोजिट, नॉर्मल जो रूल दिया ना उसके अपोजिट अगर तुमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में दिया है तो बात खत्म, तो वो फॉलो होगा। मतलब when a person has made a promise to 2 or more persons jointly, the right to claim performance rests between him and them with them during the joint lives and after death उसके रिप्रेजेंटेटिव में। लेकिन अगर ऐसा बोला गया कि भाई मेरा बेटा लायबल नहीं होगा और मैंने मान लिया है उस बंदे के साथ, तो नहीं होगा। क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं ना, देखो लॉ क्या बोलता है कि भाई फादर के डेथ के बाद उसका बेटा लायबल होता है। एक्चुअली उसका बेटा लायबल नहीं होता, प्रॉपर्टी में से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता तो लायबल है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन पहले ही बोल दिए कॉन्ट्रैक्ट में कि देखो मेरे लाइफ का कुछ भी हो सकता है, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो उसके बाद मेरे बेटे को पकड़ने का नहीं, और सामने वाला रिस्क ले लेता है तो नहीं लायबल। मतलब मैं जो ऐसा होता है ना कि मैं जो कर रहा हूँ बेटे को बिना बताए कर रहा हूँ, तो बेटे को पता चलेगा तो उसको बुरा लगेगा, फिर वो बाद में ऊपर आके मुझे तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए काम करते हैं हम दोनों ही कर लेते हैं। ऐसा रिसेंटली हुआ था अलग कॉन्टेक्स्ट में। हम लोग के जो लैंड ओनर है, तो मैं अभी टेनेंट हूँ ना, तो वो जो ओनर है वो लॉयर थे एक जमाने में, तो अभी वो ही मस्ट बी अराउंड 70-75, और वो बहुत तबीयत भी एकदम एकदम खराब हो चुकी है एकदम से देखा जाए तो वो उनको स्ट्रिक्टली उनके बेटियों ने बोला है कि नहीं करना कुछ भी काम, लेकिन वो फिर भी काम करते थोड़ा बहुत या इधर उधर रेफर करो। तो उसने मेरे वाइफ को बोला उन्होंने कि तुम काम करना, लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन है वो हम दोनों ये सब छुप छुप के बोलेंगे, क्योंकि अगर मेरे बेटियों को पता चला तो वो बवाल क्रिएट करे, समझा ना। तो बस बात ऐसी हो सकती है, कोई बात स्ट्रिक्टली ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई जो भी है मुझसे बात करना, उनके सामने मत बात करना। उनको पता चला कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो सही भी है उनकी बेटियां, और वो भी सही है, तो वो नहीं सही रहेंगे तो हमको, अब हम थोड़ी ना कुछ बोल रहे जबरदस्ती कि हमको काम करो। सब सही है, ऐसा हो सकता, जरूरी नहीं है ना कि एक सही तो दूसरा गलत हो, दोनों सही हो सकते हैं। चल क्लियर है, पढ़िए। लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है वो सेक्शन 44, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर। अब बात ये है ना, विचित्र चीज है एकदम, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि गलत देखा जाए तो लॉजिकली गलत है, लेकिन अब जो है सो है, अभी क्या कर सकते हैं। अजय अतुल तो हाँ, तो बार बार के सब एक जैसे ही रहते उसके गाने, वो भी बात है। विशाल नहीं, कौन है? हाँ, अजय अतुल, हाँ अजय अतुल है, वो चेहरे से तो कोई देखा हुआ लखा लग रहा है। हाँ, अजय अतुल, अब ये दोनों प्राणी मिलके मुझे अमाउंट कुछ देने वाले हैं, 2 करोड़ रुपए। अब मुझे अतुल मिला, मुझे पता, अच्छा तुम तो मेरे क्लास में थे, समझा क्या, तुम मेरे बैचमेट हो और तुमने उस वक्त मेरी काफी हेल्प की थी, तो तुम जॉइंटली मुझे 1 करोड़ देने वाले थे। चलो अतुल मैं तुम्हारा लोन माफ कर देता हूँ, तो मैंने अतुल को रिलीज किया फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, पर तो अजय को तो देना पड़ेगा। दूसरी बात, इससे अजय अतुल का आपस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अफेक्ट नहीं होगा। मतलब अजय उससे डिमांड कर सकता है, कितना वो भी तुम देखोगे तो तुमको रॉन्ग लगेगा, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रॉन्ग ही दिए। पढ़ लो, ये मुझे नहीं समझा मतलब समझ ही नहीं सकता, जो है वो है। एंटायर अमाउंट, भी एंटायर अमाउंट कैसे, 50 लाख ले लो ना। पढ़ तू पहले पढ़, फिर बाद में पूछ। हाँ हाँ आपने अर्जुन का 1 करोड़ माफ कर दिया। हाँ,
वो कौन से बेसिस पे माफ किया, तो कंसिडरेशन नहीं है। नहीं बचेगा तो चलता है ना, रेमिशन वेवर वेवर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि भाई तुम, अच्छा तुम हो वो। तो मतलब जैसे 1 करोड़ का लायबिलिटी है, तो अजय अतुल को अजय 50 लाख देगा, अतुल 50 लाख देगा। तो जैसे आपने उसका दो पोस्ट लगे उसके, तो हाँ। आपने मना कर दिया। हाँ अब अभी मैंने मना किया, वो क्यों मना करेगा? आपने मना कर तुम दोस्त हो, मैं नहीं देता जा, सब नहीं होगा। मैंने बोल दिया तुम दोस्त हो तो मत देना। तो अतुल अगर अजय और अतुल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेसिस पे अतुल को देना पड़ेगा ना भाई। देना पड़ेगा, वही तो बात है। 50 लाख ही देगा ना, 1 करोड़ देगा। पढ़, पूरा पढ़ो फिर बाद में सुन लो। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से भी सही नहीं है, लेकिन यही है जो है वो है। एबीसी जॉइंटली पे करने वाले 9 करोड़ 9 लाख रुपया टू डी। डी रिलीजेस ए फ्रॉम लाइबिलिटी, तो मतलब ए का तो एक्चुअली 3 लाख खत्म हो गया, तो 6 लाख का लाइबिलिटी बनता है जो बी भरेगा और सी भरेगा टेक्निकली। द रिमेन, हाँ रुकना ये कंप्लीट कर दो। They remain liable to pay the entire amount, that is 9 lakh to D. अब D तो ऐसे केस में क्या होगा रे, तुम बोलो। मतलब दोनों फिर भी भर के देंगे मुझे कितना, 2 करोड़। तो सर आप ही ने बोला ना, आपने रिलीज किया तो वापस देना उसको 1 करोड़। नहीं समझा? बस इन दोनों में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये इनको कहना है। इससे ज्यादा मैं इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। भाई कोई काम करो तो मुझे 1-1 करोड़ रुपया दे दो। पर तुमने माफ किया ना, अरे दे दो भाई, तेरे भाई को बुरा लगेगा। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोर्ट को भी प्रॉब्लम नहीं, लॉ को भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करने का, दोनों से 2 करोड़ रुपया मुझे मिलेगा, बाद में अतुल को चलो निकलो अतुल तो रुक थोड़ा काम है, ये ले 1 करोड़ रुपया। 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद भी तो दे सकता है। तो मैं थोड़ी इसके घर पे जाऊंगा, वो थोड़ी आएगा, वो आएगा, वो भाग के आएगा, पागल, उसको 1 करोड़ रुपया मिल रहा, वो भाग के आएगा। समझा ना? लेकिन ये मैं बाद में दे दूंगा, ये इधर लिखने का, समझा ना? हाँ तो और क्या है, बस थोड़ा हजम होने के लिए डिफिकल्ट है, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। देखा कॉन्सेप्ट होता है ऐसा, पर वो भी मेरा इंटेंशन, तो मुझे तो यही लगता है कि भाई आपस में तो झगड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने लिखा होगा। अब ठीक है ना, हमको थोड़ी लिखना है कि टू अवॉइड एनी फ्यूचर डिस्प्यूट, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। पर इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, ये एक है ट्रिकी, और ये रह जाता है, ये नहीं रहना बराबर। ओके, यूनिट 4 खत्म ना रे? हाँ खत्म, पूरा खत्म, यूनिट 4 खत्म। ये यूनिट 4 में ना सेक्शन 62 भी इंपॉर्टेंट है, नोवेशन रेसिशन अल्टरेशन पूछने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बोलो। नोवेशन रेसिशन अल्टरेशन तीनों का एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 62, और रेमिशन वेवर का उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तो वैसे भी सेपरेटली बोला था 63 बस, बाकी मत करो। बाकी मत करना, एक सेकंड, 21 सेकंड। छोड़ सकता हूँ लेकिन नहीं छोड़ूंगा, जल्दी कंप्लीट करना है ना सिलेबस। अब मैं ज्यादा देर तक तो नहीं लूंगा 9:30 वगैरह, लेकिन वो एक्चुअली 5th यूनिट का ब्रिज एंटीसिपेटरी ब्रिज का कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं और हम छोड़ देते। नहीं हाँ थैंक यू, मुझे वो चलिए एक्चुअल ब्रिज एंटीसिपेटरी ब्रिज खत्म करके फिर मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट यूनिट 5 नहीं, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, जरूरत नहीं है एक्चुअली मॉड्यूल की आज के लेक्चर में जरूरत नहीं है, तो टेंशन मत लो, उसका कोई लॉस नहीं है। व्हाट इज ब्रिज? हाँ तो इसीलिए मैंने अभी बढ़वा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ब्रिज वर्ड यूज किया था। ब्रिज का मतलब जो टर्म्स है उसको फुलफिल नहीं किया उसको ब्रिज बोलते हैं,
और ब्रिज के दो टाइप्स है, एक एक्चुअल एंड एक एंटीसिपेटरी। अब एक्चुअल कब होगा? ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द परफॉर्मेंस डेट, या ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। ये सब है मॉड्यूल में, हम उसको शॉर्ट में। और एंटीसिपेटरी बिफोर परफॉर्मेंस डेट। खत्म। कम्युनिकेट्स थोड़ा और अच्छे से तो इज इनएबिलिटी। एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, जबरदस्त एग्जाम्पल दे दूंगा टाइमलाइन के साथ, वो एग्जाम्पल बाहर कर लेने का, समझ के बाहर कर लेने का। एंटीसिपेशन सुना है वर्ड कभी? एक्सपेक्टेशन। तो एंटीसिपेटरी का मतलब सर ऐसा है कि मुझे लगता नहीं कि मैं ऑर्डर पूरी कर पाऊंगा। जोश जोश में आके तुमको प्रॉमिस तो किया, लेकिन लगता नहीं कि ऑर्डर पूरी कर पाऊंगा। तो मैंने तुमको 10-12 दिन पहले ही बोल दिया कि मुझे लगता नहीं कि ऑर्डर पूरी हो पाएगी, तो वो कौन सा ब्रीच हो गया? एंटीसिपेटरी। और मैंने सीधा लास्ट डेट दिया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? आया ही नहीं तो एक्चुअल। पहले ही बोल दिया तो एंटीसिपेटरी। भाई दोनों तो ब्रीच ही है ना, दोनों ब्रीच है, लेकिन थोड़े इफेक्ट्स अलग है। कभी कभार एंटीसिपेटरी करना इज अ नाइस जेस्चर कि देखो पहले ही बोल रहा हूँ, तुम किसी और को काम दे दो। मैंने बोला था तो मेरी वजह से तुम्हारा जो लॉस होगा वो मैं भर के दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा और नुकसान ना हो इसीलिए काम किसी और को दे देना। तो एंटीसिपेटरी एक्चुअल क्लियर है। सर तो पहली मना कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। अरे पर पहले जोश जोश में बोल दिया ना। हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट बनने के हाँ बाद में बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट में बताऊंगा, टेंशन मत ले, क्वेश्चन में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये तो समझ में आता है सर, ये क्या होता है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, ये भी छोड़ना, ये तो समझ में आता है। 2 अक्टूबर को बोला था कि फंक्शन है तो आ जाना, तुम नहीं है, एक्चुअल ब्रिज। तुमने पहले बोल दिया तो एंटीसिपेटेड ब्रिज। तो ये क्या होता है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, कैसे होगा ये? और या तो ड्यूरिंग हो गया तो अब कैसे होगा देखा, मतलब अब इसको हायर किया सिंगर वगैरह वैसे ही कुछ कि आके गाना भोग के चला जाना, चले जाना। तो 4 सैटरडेज का कॉन्ट्रैक्ट था, सैटरडे सॉरी तो सैटरडे आ गई। अच्छा ठीक है ना, छोड़ना उसको, आने तुमको क्या फर्क पड़ता है? सैटरडे कर दी, सैटरडे आएगी। पहले 2 सैटरडे आ गई, तीसरे सैटरडे नहीं आई। अरे तो डॉलर हो गया। ठीक है मतलब नहीं समझा ना, नहीं आई तो ये क्या हो गया? कौन सा ब्रीच हो गया? एक्चुअल या एंटीसिपेटरी? एक्चुअल। लेकिन ये ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑन द डेट तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कोई स्कूल का बच्चा भी बोल देगा, जिस दिन बोला उस दिन नहीं आया, ड्यूरिंग ये। समझा ना? अब कैसे कैसे हमको समझेगा, तो समझने के लिए बोल रहा है, ये पेपर में नहीं लिखना है। पेपर में तुम कोई एक का एग्जांपल लिखो, बात थोड़ी पूछेंगे गिव द एग्जांपल ऑफ ड्यूरिंग परफॉर्मेंस वाला एक्चुअल ब्रिज, ऐसा थोड़ी आएगा। बस हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल है नहीं है। तो बात एकदम सिंपल है, क्योंकि इसमें एक और चीज, इसमें प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस है, सेट ऑफ प्रोमिसेस है ना। तो उसमें एक भी नहीं हुआ तो क्या है? ड्यूरिंग परफॉर्मेंस वाला एक्चुअल ब्रिज। और इसमें तो एक ही एक्शन थी, एक ही बार आ जाओ। अब हर बार मुझे लेक्चर आना है तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस हो गया। हालांकि वो ब्रिज नहीं मानते, एक आध लेक्चर कैंसिल हो जाता है, वो अलग बात है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। हाँ ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस में नहीं आई वो हेल्थ तो ब्रीच हो नहीं तो भी नहीं, नहीं वो नहीं आ रहा यहाँ पे तो ब्रिज है ना, मेरी क्या गलती? और वो हॉस्पिटलाइज हो गई 2 महीने के लिए, और पता था 2 सैटरडे वाला नहीं होने वाला, बाकी का 2 सैटरडे एंटीसिपेट। हाँ
टेक्निकली हो सकता है, बराबर नहीं होगा, लेकिन उसने कम्युनिकेट किया तो पता ही है ना 2 महीना हो गया। लेकिन उसने कम्युनिकेट किया तो उसको तो पता होना चाहिए ना कि हॉस्पिटल एडमिट हो गई। मुझे पता तो हो कि क्या हुआ, तुम फोन तो कर सकते हो, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे पर फोन भी नहीं कर सकती सर, आईसीयू में थी वगैरह। अरे तू होगी आईसीयू में, तो मुझे कैसे पता चलेगा? जेन्युइन रीजन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जेन्युइन रीजन की वजह से दूसरे का नुकसान नहीं हो सकता। ट्रायल अंडरस्टैंड, इसलिए इमोशनली सोचने का नहीं। अब ऐसा मेरे साथ हो तो एचएम सर एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन करना जरूरी नहीं है। लीगली कंपेल नहीं कर सकता कोई एचएम सर को कि भाई एडजस्ट कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसकी सजा मुझे क्यों मिले? अगर ये स्टैंड एचएम सर लेंगे तो उसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। मैं ऐसा लूं कि भाई कोई क्लास ओनर नहीं दे पा रहा है मेरा रेम्यूनरेशन, तो मैं छोड़ दूं, क्या सही है? नहीं। तुम्हारी हालत खराब है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मेरा रेम्यूनरेशन चाहिए, जो अग्री हुआ है वो, या पहले बोलना चाहिए था। और ऐसा कोई करता भी नहीं है, ऐसा कोई करता भी नहीं है। तो मतलब मैं एग्जांपल कोई पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं बोल रहा हूँ, जो एग्री किया है वो तो देना पड़ेगा। ये क्लियर है? अब एक एग्जांपल उसके बाद खत्म, एक एग्जांपल वो करके खत्म, उसमें मैं सब समझा दूंगा कि क्या थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होगा, जरूरी है। देखा, टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 जैन को कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड 3 मार्च को डेट ऑफ परफॉर्मेंस है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेट ऑफ परफॉर्मेंस और डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स डिलीवर कब करने? 3 मार्च को। ₹100 डिसाइड हो गया वैल्यू, 100 रुपए पे डिलीवर करने कभी? 3 मार्च को। तुमने बोल दिया 2 फेब को कि सर लगता नहीं कि मुझसे ऑर्डर पूरा हो पाएगा, लगता नहीं, बोल दिया जोश जोश में, लेकिन लगता नहीं कि हो पाएगा, तो ये क्या हो गया? और 3 मार्च को सीधा दिया नहीं तो 3 मार्च को दिया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। हाँ, तो मैं एक्चुअल ब्रिज को खाली बी लिख रहा हूँ, क्योंकि ब्रिज मतलब एक्चुअल ब्रिज है, तो दोनों जगह पे ए बी हो जाएगा। तो दो, हाँ 2 टीम में थोड़ी खेलेगा ए बी एंड बी। ये क्लियर है? खत्म। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, ये थोड़ा शायद तुमको समझने के लिए, यू कैन रिक्वेस्ट मी, यू कैन नॉट ऑर्डर मी कि सर अभी दूसरे किसी को ऑर्डर दे दो। समझा क्या? मतलब दूसरे किसी को आप बोल दो मेरे से नहीं हो पाएगा। यू कैन रिक्वेस्ट मी कि सर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, तुम कंपेल नहीं कर सकते। तो मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अवॉइड कर सकता हूँ, या चाहूं तो यहाँ तक रोक सकता हूँ। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड या वॉइडेबल? वॉइडेबल। तो यहाँ पे वॉइडेबल होगा, और अगर प्रॉमिसी अवॉइड करे, इफ प्रॉमिसी अवॉइड्स, और उसका वैल्यू अगर 110 रुपया हो गया, तो तुम्हारी वजह से अब मुझे दूसरे को ऑर्डर देना पड़ेगा, 10 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, देन डैमेज इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। व्हाट इज डैमेजेस? कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करूं और थोड़ा इग्नोर करूं, आई कैन सिंपली इग्नोर योर कॉल। अब यहाँ पे इंसानियत के नाते वगैरह नहीं बोलने को, गलती तुम्हारी है, आई कैन सिंपली इग्नोर योर कॉल एंड आई कैन वेट टिल 3 मार्च। और 3 मार्च का वो अगर उसका भाव 125 रुपया हो गया तो डैमेज। लेकिन सर मैंने तो आपको पहले ही बोला था। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। अच्छा वो चलो बोल दिया, मैं किसी और को बोल दे, ये भी हो सकता है। या मैं ये भी बोल सकता हूँ तुम फिर भी कोशिश करो, शायद पूरा हो जाए। नहीं सर नहीं होगा, करो। मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेन डेट्स तो ये है, और ये तो तुम अननेसेसरी कॉल कर रहे हो। मैं सीधा फोन रिजेक्ट कर सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने सुना ही नहीं, सुना ही नहीं, ये भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं, बीच में कुछ नहीं चलेगा। सीधा थोड़ा मत को बात करते हो, मुझे सुनना ही नहीं है कुछ भी, ये भी मैं कर सकता। तो तुम यहाँ पे इंसानियत वगैरह कुछ मत बोलना। ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड से सुनना ना सर, ह्यूमैनिटी वगैरह नहीं होगा, प्रैक्टिकली सोचो। हाँ, 3 मार्च के बाद अगर मैं कुछ ना करूँ और 5 मार्च को उसका भाव और बढ़ जाए,
तो नहीं है 25 रुपया, उससे ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि इतना फायदा मुझे नहीं मिले तो फायदा हो गया मेरा। नहीं नहीं नहीं, थर्ड मार्क्स को जो भाव है वही मिलेगा। सर मतलब अगर उसने दो फैक्ट को मना कर दिया और मैंने कॉल उठा के एक्सेप्ट कर लिया तो एंटीसिपेटरी हो जाएगा। और अगर सपोज मैंने कॉल ही नहीं उठाया और वो डायरेक्ट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंटीसिपेटरी ब्रीच का कोई वैल्यू नहीं है वैसे। एंटीसिपेटरी ब्रीच से क्या होता है पता है, प्रॉमिसी को एक चांस मिलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे को दे, वो तो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, बाकी कुछ नहीं है, तुमको भर के देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ तो मैं सिर्फ 10 रुपया ले सकता हूँ, 25 रुपया ले नहीं सकता। अगर और एक बात है, ऐसा नहीं चलेगा वॉइडेबल का मतलब अभी वॉइड किया, नहीं 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 वैलिड वैलिड, नहीं नहीं वॉइड, ऐसा नहीं चलेगा, समझा ना? हाँ, तो इधर अवॉइड किया तो अवॉइड, इधर नहीं किया तो सीधा थर्ड मंथ तक रुकने का। थर्ड में रुका तो वो एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा। हाँ एक्चुअल बिल्कुल ये क्लियर है। हाँ तो सर पर मैंने बोला था एंटीसिपेटरी ब्रीच नहीं, तुम सिर्फ रिक्वेस्ट करोगे। तो ये क्यों है सर? ये इसलिए है क्योंकि मैं दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे सकूं या फिर तुम्हारा नुकसान थोड़ा कम हो, तुम्हारा डैमेजेस कम हो, इसलिए तुम क्या कहोगे, सिर्फ रिक्वेस्ट, तुम ऑर्डर नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये अभी ट्रिकी क्वेश्चन उसके बाद खत्म, उस क्वेश्चन का डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, फिर भी यहाँ पे अवॉइड मैंने नहीं किया। और सपोज 15 फेब को गवर्नमेंट ने ये ट्रांजैक्शन के ऊपर बैन दिला दिया, बैन, तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब डैमेजेस कितना मिलेगा, जीरो, बस खत्म। बस ऐसे ही बोलने के लिए जीरो। क्यों जीरो? वॉइड में थोड़ी एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। हाँ एडवांस दिया होगा वो बात ही अलग है, एडवांस तो मिलेगा, डैमेजेस ही मिलेगा, एडवांस जरूर मिलेगा। ओके डन। हाँ तो ब्रिज खत्म, बाकी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।